नमस्कार, मैं अरुण साथी। आज चुनावी चर्चा में बरबीघा विधानसभा की वर्तमान स्थिति पर बातचीत होगी, मुद्दों पर भी बात होगी और कौन प्रत्याशी किस पार्टी और गठबंधन से क्या-क्या खेल कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे साथी शांति भूषण मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी। बरबीघा विधानसभा के मुद्दों पर पहले हम आपसे राय चाहेंगे और चर्चा चाहेंगे। मुकेश जी, बरबीघा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि रही है और लगातार राजनीतिक सक्रियता के बाद भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ राजनीतिक उपेक्षा का दंश भी इसे झेलना पड़ा है। तो बरबीघा के कुछ 2-4 ऐसे कोई मुद्दे हैं जो जनहित का मुद्दा हो आपके नज़र में? बिल्कुल है। क्या मानते हैं आप? और ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि खुद जो अभी वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही इसको उठाया इस मुद्दे को। जैसे नंबर 1 में हम कह सकते हैं अनुमंडल का मुद्दा। अनुमंडल का मुद्दा उन्होंने ही 2005 के पहले जो जनसभा हुई थी उसमें कहा था कि हम सरकार में जब आएंगे तो हमारा सबसे पहला काम होगा बरबीघा को अनुमंडल का दर्जा देना है। जनहित का मुद्दा है। जनहित का मुद्दा है। और जहाँ तक हमको याद आता है कि 1956 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने एक बख्शी कमीशन का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट बाद में सबमिट हुई है। उस रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक ये कोई ना तो बड़ा मुद्दा बन सका और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोई ध्यान दिया। फिर अगला क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, अब मुद्दा तो मुख्य रूप से जो बुनियादी मुद्दा जनता के हित का होता है वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी। ये बुनियादी चीजें। हाँ। तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य में या शिक्षा में ही आते हैं। तो यहाँ का जो धरोहर है जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो कृष्ण मोहन प्यारे सिंह, लाला बाबू और श्री कृष्ण बाबू के संयुक्त प्रयास का नतीजा, और एक समय इस इलाके का वो बेहतरीन कॉलेज माना जाता था इस यूनिवर्सिटी का। अच्छा, बरबीघा कॉलेज की SKR कॉलेज, श्री कृष्ण रामरुचि कॉलेज, SKR श्री कृष्ण रामरुचि कॉलेज, बिल्कुल, जो उनके नाम और उनकी पत्नी के नाम पर है, जिसको कि पसीना से नहीं खून से सींचा गया है, लाला बाबू ने सींचा है उसको। हाँ। तो वो भी मुद्दा है कि जर्जर स्थिति में है अरुण जी। हम लोग तो कॉलेज के विद्यार्थी भी रहे हैं। जर्जर स्थिति भवन के रूप में भी और शैक्षणिक माहौल के रूप में भी कई एक सालों से शिक्षक ही नहीं। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टार्ट किया गया था, बंद हो गया, कुछ नहीं चल रहा। अब तो पोस्ट ग्रेजुएट कुछ विषय का शुरू हुआ, कुछ ही विषय का शुरू हुआ। पहले वो सबसे बड़ी समस्या शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी है और ये दूर नहीं हुआ है। मतलब आज तक ये जो जन सरोकार का एक बड़ा मुद्दा है, हमको तो हम लोगों के समय में तो कई एक जिला के लोग यहाँ आके आवासीय रहते थे और उसमें पढ़ाई करते थे। हॉस्टल था, हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2, अलग से ये क्या बोलते हैं उसको, हरिजन छात्रावास, अलग अलग अम्बेडकर छात्रावास। वो बाद में सब खंडर बन गया। सब खंडर नहीं, सब गिर गया। किसी में अब छत नहीं है, किसी में दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है। वो सब तो एक ये अभी मुद्दा है का अड्डा बन गया। वो सब जितने भी हॉस्टल थे, एकदम यूथ के लिए कितना पिक करने वाला ये मुद्दा है, पढ़ाई। और इसी में देखिए, अब शिक्षा में जब हम आते हैं तो पूरे भारत के जिनको कि राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था, दिनकर की एक कर्मभूमि रही है। वो शिक्षा के बहुत बड़े शिक्षाविद माने जाते थे अरुण जी। और शिक्षा के मामले में उनकी कैरियर की शुरुआत हुई है यहाँ से, बरबीघा हाई स्कूल से। उन्होंने अपनी पहली नौकरी बरबीघा हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के तौर पर, संस्थापक प्रधानाध्यापक रहे थे वो। तो समझिए कि कितना बड़ा मुद्दा है ये, जिस पर कि काम करने की जरूरत है। लेकिन उसमें क्या मुद्दा है? मुद्दा है उसको स्कूल का नाम दिनकर के नाम पर होना चाहिए। वो उनके सम्मान में कम से कम इतना तो कर सकते हैं। एक कॉलेज जो है वो श्री कृष्ण बाबू के नाम पर है, तो दूसरा जो हाई स्कूल है वो कर्मभूमि रही है दिनकर जी की। तो दिनकर जी के नाम पर उस हाई स्कूल का कोई नाम तो है नहीं आज भी। उच्च विद्यालय बरबीघा है, एक लाइन उसमें जोड़ना है, दिनकर उच्च विद्यालय, राष्ट्र का भी दिनकर उच्च विद्यालय। इसको लेकर के कोई सामाजिक पहल मजबूत नहीं, राजनीतिक पहल तो नहीं, किसी ने इसको सोचा भी नहीं। तो है, मुद्दा भी है। तो एक हो गया अनुमंडल, एक हो गया कॉलेज, दूसरा आपने हाई स्कूल का नाम दिनकर जी पर। तीसरा मुद्दा हमारे यहाँ से अरुण जी देखिए, चौथा मुद्दा आपका। हाँ, चौथा मुद्दा हमारे यहाँ से अब रेल भी चालू हो रहा है।
रेल चालू हो रहा है। हाईवे चालू हो गया है, लेकिन पूरे जिला में एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है। ट्रामा सेंटर नहीं है। दुर्घटनाओं में गंभीर लोगों दुर्घटना की थोड़ा जान सा जा भी रही है, अगर गंभीर स्थिति होती है, जान चली डॉक्टर जाती अपना पिंड छुड़ाते हैं यहाँ से, स्थानीय है। वो तो डॉक्टर, रेफर कर और देते रेफर हैं, कर दिए। उसके बाद लगभग उस मरीज की जान जानी तय मानी तय जाती है। मानी अगर जाती बच गया तो अपने भाग्य से। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल ट्रामा एक सेंटर बिल्कुल ट्रामा नहीं। सेंटर यहाँ हाईवे के अगल बगल होना चाहिए, जहाँ की तुरंत वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जा सके और उसको बेहतर इलाज जो मिलना चाहिए वो मिल सके। इतना काम हुआ है पूरे बिहार में, बहुत काम हुआ है। हम सरकार के हाँ, काम वो करने अलग के पक्ष है। नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो अभी अस्पताल है, बहुत सारी दवाएं उपलब्ध है, बहुत सारा इलाज, उसमें लोग सिर्फ शौचालय के लिए जाते थे। आज बहुत अच्छा काम हुआ है, काम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एक जान बचाने की जान बात बचाने के लिए होनी चाहिए, उस तरह की होनी चाहिए कि ट्रामा सेंटर हमारे हालांकि यहाँ एक मुद्दा नहर का भी है जो काम नवादा के पौरा से चल के यहाँ आया है। हालांकि उसका समाधान तो उसमें- लगभग हो गया है, काम काम उसमें- लगेगा, बरसात काम के बाद लगना ही लगेगा। चाहिए। उसमें वो नहर का मुद्दा काफी लंबा खींचा गया है उस मुद्दे को, हाँ, बहुत दिन से वो लोगों मुद्दा लोगों ने उठाया सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसको और उठाया। सरकार ने उस पर ध्यान दिया। बिल्कुल। और इसमें हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी अजय सिंह हैं, उनका सबसे ज्यादा रोल बहुत रहा है जमीन पर जाके उसमें काम किया ना, उन्होंने। सदन में भी मुद्दा उठाया। हालांकि यहाँ तो होड़ है, क्रेडिट होड़ लेने लगी का है, वो अलग क्रेडिट बात है, वो तो पॉलिटिकल बात है, उससे नहीं हाँ, है। उसमें लेकिन हम लोग सदन में आवाज उन्होंने उठाया, हाँ उठाई तो वो हम लोग देखें जो याद है। बाकी और खुद उनको हमने देखा है, यहाँ एक गंगटी मोड़ है, घूम घूम के देखते घूम हो। घूम गंगटी मोड़ के पास खड़ा होकर उनको लोगों से, स्थानीय लोगों से उनको बातचीत करते देखा है नहर किनारे, कि ये जाति कहाँ है, आती कहाँ से है। मेहनत किए दो हैं। मिनट हम झेपते हुए ही हम उसको देखे थे, तो हमको याद है कि अजय सिंह इस मुद्दे पर बात करते नजर आए। चलिए, बरिया के मुद्दे खत्म हो गए। अब हम लोग चुनाव पर आते हैं। चुनावी जो असली मुद्दा हम लोग का है उस पर आते असली हैं। मुद्दा हाँ, वही है। खिलाड़ी कौन कौन है? हाँ, मैदान चौसर तो बिछने वाला है। चुनावी मैदान तैयार फर्स्ट वीक में मान के बिल्कुल। चलिए कि आचार संहिता लग जाएगी। अब हाँ, शतरंज बिछ गया है, हाँ, बिल्कुल। चाल चली जा रही है। चाल तो फोटो दिखा के भी चला जाता है सोशल मीडिया पर आजकल, तो वो सब भी हो रहा है। तो कहाँ से शुरू करिएगा? पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है उनको रहने दिया जाए, जो है उनको बाद में जनसुराज से हम लोग बात करते हैं। हम्म। जो है मतलब एनडीए तो है ही, में तो हम लोग जनसुराज से बात करते हैं। जनसुराज में अरुण जी यहाँ से पुराने खिलाड़ी 3-4 थे, और उस समय जब जनसुराज में कार्यकर्ता जनसुराज पार्टी नई है, खिलाड़ी नया, उसमें कुछ नए खिलाड़ी आए हैं और कुछ पुराने भी हैं। तो इस पर आप जो कहना चाह रहे हैं कि नए खिलाड़ी उसमें कौन है? नहीं, पहले हम अरुण जी जा रहे हैं कि जिस समय गठन हुआ जनसुराज पार्टी का, अच्छा, जब नई पार्टी थी, उस समय कार्यकर्ताओं की कमी थी। अच्छा, तो अच्छा, सारे लोग संभावित उम्मीदवार थे उस समय। ठीक है, अब पार्टी एस्टेब्लिश है, पूरे बिहार में इसका विस्तार भी हो चुका है, ठीक है। पूर्ण रूप से। तो अब जो छन के आएगा, अब जो है वो वास्तविक उम्मीदवार उसमें से निकल के आ रहे हैं। तो अभी किस किस को तो पाते हैं? पुराने उम्मीदवार भी हैं, नए उम्मीदवार, मतलब अब हम पुराने नए पर हम लोग अब नहीं जाएंगे। तो अब जो उम्मीदवारी जिनकी यहाँ मजबूत स्थिति में है, चूंकि जो जनता के बीच है, हम लोग उन्हीं को उम्मीदवार मानते हैं। मजबूत स्थिति और कमजोर स्थिति हम लोग तो तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना चुनाव हम लोग देखे हैं ना। इस आधार पर हाँ, जिक्र है कौन है? कि जो जनता हाँ, के मतलब बीच में पुराने खिलाड़ी उसमें जो है, जो खेल रहे थे पहले से मैदान पर, दीपक जी हैं। हम लोगों ने एक बार उससे, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, कैप्टन मुकेश बहुत पहले से उसमें बैटिंग कर रहे हैं, धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। दीपक मुखिया डॉक्टर दीपक, केवटी पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत डॉक्टर दीपक कुमार, और मुकेश कुमार, कैप्टन मुकेश कुमार बरबीघा के त्योस गांव के रहने वाले हुए। बिल्कुल। और वे एमएलसी रहे, रमेश बाबू के भतीजा है। राजनीतिक उनका ये पहल है, बैकग्राउंड। बाकी वो अभी मजबूती से हैं। चलिए, और एक शेर पर के हैं, युवा है धर्मोदय, तो वो भी पहले आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, छोड़ के आया, छोड़ के इसमें आए हैं। वो भी जनता के बीच जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते भी हैं, तो वो भी है। लेकिन इसके बाद इधर जो हम लोगों ने सुना कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आके, और हमारे यहाँ के समाजवादी के रूप में चर्चित
शिव कुमार जी। शिव कुमार जी को उनकी शामिल उम्मीदवारी किया, मजबूत है उस पर भी। और वो हमको लगता है कि क्षेत्र भ्रमण में उसके वो भी बाद निकले हुए हैं। सब लोग क्षेत्र भ्रमण में है, जितना प्रत्याशी है सब लोग क्षेत्र भ्रमण में है, एकदम हर लोग लोगों से मिल रहे हैं लोगों से। और जो उनका अपना ग्रुप है पार्टी का, वो सब लोग अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं। एक बात आपको बताएं, क्या है कि जनसुराज में पार्टी कौन प्रत्याशी होगा, अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे वो बहुत मुश्किल कहना है। वो तो अब चुनाव तक तय होगा या चुनाव के बाद डिसीजन होगा कि कह रहे हैं क्या करेंगे क्या। लेकिन चुनाव में प्रत्याशी का ये बजाबते आवेदन भरवाया गया है, जानते हैं उसके कुछ फीस थे, हमको कंफर्म नहीं है, सम 20,000 के आसपास। जो प्रत्याशी फॉर्म भरा है उसमें उसकी स्क्रूटनी हुई है। अभी उसमें एक बात क्या है कि एक परिवार लाभ कार्ड है, जो प्रत्याशी जितना बनाएगा उसको उसमें रैंकिंग देंगे। मतलब एक अजीब तरह का राजनीतिक टारगेट दिया गया कि कौन कितना बनाता है। अब उस रेस में कौन शामिल है, मार्केटिंग में कौन ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस, दवाई कंपनी में किसका सेल बढ़िया उसको मैनेजर जल्दी बना दिया जाएगा। तो इसमें परिवार लाभ कार्ड के लिए बड़ा एकदम रेस लगा हुआ है। कुछ हम लोगों ने भी देखा था पीले रंग का परिवार लाभ कार्ड है, वो एक तरह का। चलिए उसमें क्या है, उसमें तो खैर तो चलेगा, छद्मवाद तो राजनीति का हिस्सा है। वो तो लोकसभा चुनाव में भी हम लोग देखें, जब बाद में कुल पैसा मांगने के लिए कांग्रेस कार्यालय पर पहुंच गया था। खैर, तो ये 4 प्रत्याशी आप जनसुराज में मानते हैं। दीपक मुखिया जी, कैप्टन मुकेश जी, धर्मोदय जी और शिव कुमार जी, समाजवादी नेता। शिव कुमार जी का राजनीतिक बैकग्राउंड तो छात्र जीवन से ही रहा है, 74 से है, बहुत मजबूत और रहा है। एनडीए में प्रत्याशी भी रहे हैं, और खुद यहाँ के लोकल जो नगर निकाय होता है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं वो। तो ये सब उनका पकड़ रहा है, उनका राजनीतिक पकड़। अब हम लोग भी उनका है। बढ़े आगे यहाँ से, बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब महागठबंधन की चर्चा होगी। महागठबंधन के चर्चा में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गजानंद शाही की। गजानंद शाही पिछले बार 113 वोट से चुनाव हार गए। अब उनका आरोप है कि हरा दिया गया, हम लोग इस पर डिसीजन नहीं दे सकते क्योंकि हाईकोर्ट में भी उनके पक्ष में फैसला नहीं आया, न्यायालय का निर्णय। तो हम इस पर नहीं जाएंगे। तो 113 वोट से हारे थे, तो मजबूत प्रत्याशी तो वही माने जाएंगे, सबसे मजबूत प्रत्याशी गजानंद शाही। बिल्कुल ठीक सर, गणेश दत्त के नाते भी हैं। और यहाँ क्षेत्र में उनकी सक्रियता क्या है, क्योंकि वो लगभग 15 साल से तो यहाँ है। उनको हारे हुए भी लगभग 10 साल हो गया ना, हारे 15 साल हो गया। 15 साल से वो आदमी आज भी सक्रिय है जैसे उस समय था। हर जगह भी तो लगभग रेगुलर आना जाना जो करते हैं, न्योता जो जाता है, उनको निमंत्रण जाता है, वो सारा न्योता में भी आते हैं और आना जाना क्षेत्र में उनका न्योता एगो परिपाटी एगो बड़ा अजीब हो गया कि नेता जो न्योता में आए वही न्योता है। वो परिपाटी देखिए, इस जन सरोकार से क्या सरोकार है। देखिए बात को हम ये समझेंगे आपसे। अभी कोई न्योता पे आने, शादी ब्याह में आना, क्या वही शादी ब्याह में उसके बहाने आपके न्योता में आए तो हम भी तो मिले उनसे, हमसे भी तो बातचीत हुई। तो एक बार में आए तो 100 आदमी से मिले अरुण जी। चलिए, 100 आदमी की समस्या को सुने हुआ आपके यहाँ अगर आए तो महागठबंधन में कांग्रेस से कांग्रेस से गजानंद शाही है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम इसमें कहेंगे तो सक्रिय डॉक्टर ऋषभ हैं, जो डॉक्टर सहजानंद। दूसरे नंबर में कहने का मतलब हम लोग ये नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर ऋषभ का नाम, डॉक्टर ऋषभ भी हैं, डॉक्टर सहजा बाबू के पुत्र हैं और पिछले 2-3 साल से बरबीघा में सक्रिय राजनीति में है, काफी सक्रिय रहे हैं। खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंपेनिंग वगैरह सब लगाना, राजनीतिक रूप से बोलते हैं भाई हमको लड़ना, बोलेंगे हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ने ही के लिए। हालांकि वो सभी पार्टी से भी प्रयास गाँव से पदयात्रा करके राजभवन तक गए। राजनीतिक बात निश्चित रूप से राजनीतिक है। तो वो है इसमें रेस में महागठबंधन से रेस में है, पहले कांग्रेस से कि राजद से। महागठबंधन में तो ये भी बताना होगा। देखिए महागठबंधन में क्या बोलते हैं उसको, बैना उना जो है उल्टा पुल्टा भी होता है कि आप मेरे सिंबल से आप लड़ा दीजिए, आपके सिंबल से हम लड़ा देंगे। लेकिन तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसलिए हम लोग कांग्रेस से ही मानते हैं कि कांग्रेस से ही अगर मिलना होगा तो उनको कांग्रेस से ही मिलेगा। अब कांग्रेस में पिछले हमको लगता है 1 दशक से त्रिशूलधारी सिंह जो पूर्व में मुखिया रहे तेउस पंचायत के
और उनके पुत्र जो नगर परिषद में रोशन कुमार अध्यक्ष रहे, तो अध्यक्ष भी रहे, सभापति अभी तो रहे। कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। हाँ। तो कहा जाता है कि त्रिशूलधारी सिंह भी इसमें रेस में हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि त्रिशूल बाबू भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, अखिलेश सिंह से उनकी अच्छी पकड़ बनती है, अच्छी त्रिशूल बाबू का एक और ये है कि निर्दलीय लड़े थे तो अच्छी खासी वोट भी आई थी उनको। आगे एक शेखोपुर से उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार, जो अभी हाल के दिनों में चर्चा में आया है, पहले से कुछ था नहीं, आप नाम जानते होंगे। हाँ, संजय प्रभात। तो संजय प्रभात, देखिए संजय प्रभात बेसिक रूप से अपने अन्य कामों के लिए चर्चा में रहे, इसलिए हम नाम जानते हैं। अब राजनीतिक चर्चा में आए हैं, अभी हाल फिलहाल से प्रभात हुआ है, प्रभात हुआ, संजय का भी प्रभात हुआ है, ये बात बढ़िया राजनीतिक रूप से। तो एक हम लोग के करीबी विकास वीर भी बेचारा लगा हुआ, वो भी कहता है कि भाई भैया हमको टिकट मिलेगा, बाकी देना है तो भाई वो तो कौन किसको मिलेगा, तो कांग्रेस जाने। इस क्षेत्र को घोषित रूप से एनडीए का क्षेत्र माना जाता है, एक आम धारणा बनी हुई है हाल के दिनों में। पहले तो कांग्रेस का गढ़ रहा 2005 के बाद तो है एनडीए का गढ़ ही। कैसे 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 अभी चूंकि एनडीए का गढ़ हम इसलिए कह सकते हैं कि जिसका कोई यहाँ वजूद नहीं रहा था, वो भी यहाँ से एनडीए से जीत के गए। उसमें नहीं जाएंगे। वोट का जो जातीय समीकरण है, वो बहुसंख्यक जो वर्ग है एनडीए का सपोर्टर आ रहा है, उसी पर कि एनडीए का इसलिए कहते हैं हम कि यहाँ से आर कनौजिया जीत के गए, जिनका यहाँ कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। इस तरह से गजानन शाही एकाएक आए थे, जदयू में आए और जीत गए। तो हाँ, एनडीए का ही उस समय भी एनडीए ही थी। हाँ। तो एनडीए का इसीलिए हम गढ़ कहते हैं इसको। अब आते हैं जातीय समीकरण पर, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि चूंकि एनडीए का ये माना जाता है भूमिहार बहुल क्षेत्र है ये, और भूमिहार और जो कुर्मी समुदाय है दोनों, वो दूसरे नंबर पर कुर्मी जाति का वोट बहुल है। हाँ बिल्कुल, और ये दोनों वोट जो है आज के दिनों में लगभग एनडीए के साथ। लेकिन जो कोयरी कुर्मी वोट को तोड़ने के लिए महागठबंधन अशोक महतो जैसे लोगों का भी इस्तेमाल तो करेगा। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के कार्य से अगर लोग प्रभावित नहीं होंगे तो अशोक महतो के कार्य से लोग प्रभावित हो जाएंगे? सुशासन आया, दूसरी बार जीते, तीसरी बार जीते, तो क्या वो अशोक महतो या कोई भी और जिसको हम लोग जंगल राज कहते हैं, हम लोग क्या मतलब हाईकोर्ट ने कहा था जिस दौर में उस दौर में खलनायक के रूप में कहिए जो कहिए अशोक महतो भूरा बाल साफ करने की बात कही थी, आज भी अशोक महतो भूरा बाल साफ करने की बात कर रहा है। और उसमें जो बाहुबलियों का जो वर्चस्व में लोगों की जाने गई, जात कुछ भी हो, बिल्कुल जात कुछ भी हो, मरा तो हर आम आदमी, चाहे वो इस पट्टी से मरे चाहे उस पट्टी, हर जात के लोग, तो उसका असर कुछ नहीं होगा, इस्तेमाल जो कर ले। बिल्कुल सुशासन, जब नीतीश कुमार का नाम तो वोट बैंक एनडीए का है, एनडीए का वोट बैंक यहाँ सबसे पहले, अभी आज की तारीख में सबसे बड़ा आधार हम अगर कह सकते हैं। इसको पाने के लिए कौन कौन है? इसको साधने ही के लिए उसी जातीय समीकरण को सही कहा था। तब इसको पाने के रेस में चूंकि जदयू से विधायक हैं, तब तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं को दावेदारी पक्की है। रेस में तो उन्हीं को रखा जाएगा। और अभी सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ दिन पहले एक फोटो जारी करके बता भी दिया कि भाई विजय चौधरी के साथ थे, फोटो आया था, हमारी दावेदारी पक्की है हाल के दिनों में। तो फिर हम लोग का एक विरोधी लॉबी कुछ है क्या यहाँ? विरोधी लॉबी जिनका अपना अपना दावा होता है, हर पार्टी में हर दल में होता है। अब एनडीए में ही हम देख लीजिए, आप हमारे करीबी मित्र हैं, विधायक हैं, अभी नाम नहीं लेना चाहेंगे। अच्छा। तो संगठन भी देखते हैं। तो हम ऐसी एक दिन मित्रवत बात हो रही थी उनसे कि हमने कहा कि भाजपा इस बार दोनों सीट में से कहीं से पूरा जिला में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेगी। तो कहे कि यहाँ संगठन का स्थिति डमाडोल है, तो लड़ेंगे किसके आधार पर? ये तो उनका ठीक ही करना है। अब तो पटल पर भी आ गया, मार सब हो गया, माथा फट गया, ये मतलब सोशल मीडिया पर तो मीडिया में भी सब बात आई, कुछ देख रहे हैं। संगठन तो कमजोर हुआ है। कितना आप दाबिएगा? जिला के दोनों सीट पर बोले कि दोनों सीट लगभग जो है वो भाजपा लड़ने की स्थिति में नहीं है। संगठन के जिला संगठन के तो हर में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। अब इसी में जदयू में ही कहिए कि कई नेता हैं जो स्थानीय विधायक हमारे जो है, उनसे कुछ नेता ऊपर के शीर्ष के नेता जो है, किन्हीं से अच्छी बनती है, किन्हीं से अच्छी नहीं बनती है। ये सब भी फैक्टर काम आता है वहाँ। अच्छा, तो उसमें कई लोग रेस में हैं। और कौन है? जैसे जदयू में हमारे यहाँ जदयू से
काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं अंजनी कुमार। अच्छा, अंजनी कुमार, हाँ, अंजनी कुमार जो एक समय आरसीपी, जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत करीबी थे। आरसीपी सिंह के बहुत करीबी और माने जाते वो थे। कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के करीबी थे, उन्हीं मुख्यमंत्री के का सारे जो पर उनके लॉबी साथ है, गए। हाँ, मुख्यमंत्री का जो लॉबी है उसमें इनकी लॉबिंग अच्छी है। बराबर देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर उनके मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी आते रहती है। और बताते हैं उसमें अरुण जी कि ललन सिंह जो अभी, ललन सिंह हमेशा मुख्यमंत्री के हाँ, करीब राजीव है। रंजन सिंह मुंगेर के हाँ, एमपी ललन और सिंह केंद्रीय जो मंत्री है, ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री भी उनकी है, पकड़ इस क्षेत्र में जदयू में है। और इस क्षेत्र को लेकर अंजनी कुमार उनके भी नजदीकी माने जाते हैं। क्वालिटी उनकी ये भी है कि अंजनी कुमार, इसमें तो सुदर्शन कुमार के टिकट के दावेदारी में भी उनको ही प्रमुख माना जाता है। कहते हैं कि उनके ही इशारे पर होगा। किनको? ललन बाबू। हाँ बिल्कुल, ललन सिंह के इशारे पर होगा। तो अंजनी कुमार भी अभी उनके करीब लेकिन है। ये भी तो है, आखिर उसी में से किसी का ना भाई, जितना है खाना किचन में, उसी में से किसी को एगो कोनो खाना है। तो अंजनी कुमार को भी अब जदयू और में ऐसा कई बार कई क्षेत्र में ऐसा देखा भी गया है। उम्मीद लगाए हुए हैं अंजनी कुमार पर भी, कई साल से लगे हुए हैं। और हम लोग को भी लगता है कि अंजनी कुमार भी इसमें आ सकते हैं। और किसी पार्टी एनडीए व्यक्ति की नहीं बात करेंगे, उसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम पार्टी की बात करेंगे। व्यक्ति फिर रेस में हमको नजर नहीं आता है। लोजपा का, अच्छा एक बात बताइए कि आप बरबीघा की राजनीति कर रहे हैं और अशोक चौधरी बरबीघा से अलग करके तो नहीं देख सकते? उसी पर अब जा रहे हैं। हाँ, व्यक्ति में हम अशोक चौधरी को इस बात से हम सहमत हैं कि अशोक चौधरी को हम यहाँ से दरकिनार नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो वो एक चर्चा बीच में उठी थी कि वो अपने दामाद को यहाँ लड़ा सकते हैं। हालांकि इस पर वो लगातार कई एक सार्वजनिक मंच से बोले कि हम और हमारे परिवार के लोग यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए अरुण जी, ये बात जो तो वो बोले हैं, ऐसा बोले हैं तो बोलने से थोड़े होगा, बोलने से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। वो बोले हैं राजनीति है, इसी का नाम है। जिस नीति को राज के तहत रखा है, मतलब हम कह रहे हैं उसको उसका हम व्यंग्यात्मक रूप में कह रहे हैं कि जो ऐसी नीति है जिसको राज रखा जाता है। पार्टी से आ सकते हैं साइन कुणाल। तो स्थिति हमको नहीं लगती है कि जदयू से वो है उम्मीदवार। जदयू से नहीं, भाजपा से आ सकते हैं। इसलिए कि उनके पिताजी को भी कई बार भाजपा ने राज्यसभा भेजने का प्रयास किया था, लेकिन वो आरएसएस से भी बहुत उनका संबंध रहा। बाकी लोजपा में उनकी पत्नी सांसद है, तो वो भी एक, अगर लोजपा को ये सीट जाता है तो भी वो आ सकते हैं। नहीं, ये हम पूछ सकते हैं, लेकिन हमको पता है, लेकिन दर्शकों के लिए बता दीजिए। क्योंकि सुदर्शन कुमार भी जब लोजपा से लड़े थे, अच्छा वोट मिला था। फिर मौर निवासी मधुकर कुमार लड़े थे, उनको भी अच्छा वोट मिला था। तो गठबंधन धर्म के राजनीति में को मतलब वोट यहाँ सब दिन लोजपा का वोट जो है अच्छा है, वो लोजपा का वोट बैंक यहाँ बढ़िया रहा। तो एक आधार मजबूत। अच्छा, अनुमान तो हम लोग लगा सकते हैं। अनुमान गठबंधन की राजनीति में कौन गठबंधन यहाँ मजबूत होगा? हार जीत अपनी जगह है। गठबंधन की राजनीति में किस गठबंधन को यहाँ मजबूत पाते हैं? गठबंधन की राजनीति में अगर आज भी कोई यहाँ मजबूत है तो वो है एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही मजबूत है। इस चुनाव से जस्ट पहले सुदर्शन कुमार कांग्रेस से तो जीते थे। सुदर्शन कुमार कांग्रेस से जीते थे, तो देखिए सुदर्शन उनका अपना व्यक्तिगत दादाजी का भी रहा। वो कमाया हुआ वोट है उनके दादा का कमाया हुआ वोट है। और इस जिला की अगर चर्चा हम करें तो राजू सिंह की चर्चा ना हो ये भी बेईमानी है। चलिए, तो इस जिला को बनाने में राजू सिंह का तो योगदान रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब विराम देते हैं। बिल्कुल, अब जल्दी से दूसरे विधानसभा में हम लोग दर्शकों से लेकिन एक अनुरोध रहेगा करिए कि आप अपने सुझाव हमको जरूर भेजें। आप अपने सुझाव यूट्यूब पर भी कमेंट करें या सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका कमेंट जब हम देखेंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से हम अगला कार्यक्रम आपके पास लेकर आएँ। फेसबुक पर भी जब आप इसे देखें, वहाँ भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। ये हमारा दर्शकों से एक अनुरोध जरूर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।